राजेश जी, सबसे बड़ा सवाल यह है कि एकदम चुनाव होने वाले हैं। एक होता है कि एक पीक इशू होता है, एक ऐसा इशू जिसको सबसे ज्यादा आपने चुनाव के सेंटर में लाके खड़ा कर दिया। क्या कांग्रेस या विपक्ष इसमें सफल रहा है या फिर वो पीछे रह गए हैं? और ये जो मोदी की गारंटी लास्ट टाइम में एक वर्ड कॉइन किया गया इलेक्शन में, क्या इसका कोई इंपैक्ट पड़ेगा? आप कैसे देखते हैं इसे? आप वो बात क्यों पूछते हैं जो बताने के काबिल नहीं है? ये तो जग जाहिर है कि एक नैरेटिव क्रिएट करने में इंडिया गठबंधन असफल रहा है, बुरी तरह असफल रहा है। मुद्दे राहुल गांधी उठाते रहते हैं, वो लगता है कि अकेले बोल रहे हैं। उनके पास वो नेटवर्क जो है नेताओं का, छोटे कार्यकर्ताओं का, वो नहीं है जितना भारतीय जनता पार्टी के पास है। एक तरफ अमित मालवीय है, उनकी पूरी फौज है, दूसरी तरफ जो है संघ के कार्यकर्ता हैं, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, सब हैं। उसके मुकाबले भारतीय जनता जो इंडिया गठबंधन है उसके पास ये नहीं है। मैं आपको एक बात यहाँ पे कहना चाहता हूँ, अगर आपके पास टाइम है जी। जो शतरंज का माहिर खिलाड़ी होता है 10 या 15 चाल पहले से वो एंटिसिपेट कर लेता है। तो जब अमित शाह ने पार्लियामेंट में कानून बदला इलेक्शन कमिश्नर्स की अपॉइंटमेंट को लेकर के, और जिस तरह से चीफ इलेक्शन कमीशन को, चीफ सीजीआई को निकाल दिया उसमें से, उसका प्लान ही ये था कि आगे एग्जीक्यूटिव का कंट्रोल इलेक्शन कमीशन पे हो। ये जनता को भी समझना चाहिए, वोटर को समझना चाहिए कि अगर इलेक्शन कमीशन की आज़ादी नहीं रहेगी तो इलेक्शन कितना माफिक रहेगा, कितना इंडिपेंडेंट रहेगा। अधीर रंजन चौधरी जो विपक्ष के नेता है, उन्होंने कहा कि 221 सदस्यों की सूची मुझे 12 घंटा पहले दी गई, कैसे मैं उसको कर सकता था? और 2 लोग जिन लोगों को अभी इलेक्शन कमीशन अपॉइंट किया है, वो सब लोग अपने गृह मंत्री के साथ बहुत लगातार काम करते रहे हैं। ठीक है समीर चौगांवकर जी, इस पर क्या पक्ष है आपका? कल अधीर रंजन चौधरी ने सवाल तो उठाए, लेकिन नियुक्ति प्रक्रिया पर सवाल उठाकर, चुनाव आयोग पर सवाल उठाकर, मुझे लगता है ये तो रवायत रही है कि जो भी पार्टी ऑपोजिशन में होती है वो चुनाव आयोग निष्पक्ष होना चाहिए, वो एक पक्षीय नहीं होना चाहिए, ये बातें कहती है। लेकिन 2024 से पहले, चुनावों से पहले इन बातों का क्या मतलब, क्या मायने आपको नजर आते हैं? देखिए, मुझे लगता है जब देश में पहला चुनाव हुआ था तब से लेकर 2019 का जो 17वीं लोकसभा का चुनाव हुआ था, चुनाव आयोग निष्पक्ष तरीके से काम करता रहा है। और चुनाव आयोग में मुख्य चुनाव आयुक्त की पहले नियुक्ति कैसे होती थी, TN शेषन की नियुक्ति कैसे हुई थी? उस समय क्या कमेटी थी? चंद्रशेखर देश के प्रधानमंत्री थे और रात की 12 बजे वो कहते हैं कि TN शेषन देश के मुख्य चुनाव आयुक्त बनेंगे और सुबह उसका ऑर्डर निकल जाता है। क्या उस समय कोई कमेटी बनती थी? कमेटी जब बननी शुरू हुई, सुप्रीम कोर्ट के CGI को अगर बाहर रखा गया है तो CGI ने नहीं कहा था कि मुझे रखो। CGI का था कि जब तक केंद्र सरकार को कमेटी नहीं बनाती तब तक CGI उसके अंदर रहेंगे। और मुझे लगता है वैसे भी CGI को किसी कमेटी में रहने का हक नहीं है। ये तो सरकार डिसाइड करेगी ना किसको बनाना है। 3 लोग हैं, सर्च कमेटी है, सर्च कमेटी ने लॉ मिनिस्टर के साथ 2 कैबिनेट विभाग के सेक्रेटरी रहते हैं, नाम सर्च करते हैं, पैनल को देते हैं जिसमें प्रधानमंत्री है, विपक्ष का नेता है और एक कैबिनेट मंत्री रहता है, वो नियुक्त करता है। 3 में से 2 लोग जब तो सर बहुमत तो हमेशा बहुमत तो सरकार का ही रहेगा ना महाराज, बहुमत तो सरकार का ही रहेगा। क्या विपक्ष का भरोसा रहेगा? क्या कमीशन की आजादी कहाँ रह गई अगर सरकार के 2 लोग तय करेंगे? क्या जब मनमोहन सिंह के समय अपॉइंट होते थे, इंदिरा गांधी के समय अपॉइंट होते थे, तब आजादी नहीं थी? मतलब आप कह रहे हो कि इंदिरा के समय आजादी नहीं थी, मनमोहन सिंह के समय में आजादी नहीं थी? जब रात को सो के उठ के अपॉइंट कर दिया जाता था, इंदिरा गांधी जिसे चाहती थी उसे बिठा दे दी जाती, तो बहुमत तो सरकार के पास, तो सरकारी नियुक्त करेगी ना सर। लेकिन संस्थानों की इंडिपेंडेंस, इलेक्शन कराने वाला इतना बड़ा, इलेक्शन कराने वाला इतना बड़ा संस्थान है, तो क्या उसको आरोप लगा 2014 में 2019 के ऊपर? तो जुडिशरी को हारोगे तो जुडिशरी को भी नीचे कर लीजिए। ईवीएम खराब है तो जुडिशरी हारोगे तो ईवीएम पे आरोप लगा दो। राजेश जी, हारो तो ईवीएम पे लगा दो। राजेश जी, समीर जी, मैं ये कह रहा हूं कि इंदिरा गांधी जिसे चाहती थी उसे मुख्य चुनाव आयुक्त बना देती। मैं ये कह रहा हूं कि क्या जिसे चाहती थी उसे देश का मुख्य न्यायाधीश बना देती थी। वो गलत काम हुआ था। इंदिरा गांधी और कांग्रेस ने जो किया उसे अगर भारतीय जनता पार्टी या केंद्र की सरकार सुधार रही है, इंदिरा गांधी ने जो इमरजेंसी लगाई, पहले चुनाव कैसे नियुक्त होते थे? चलिए ठीक है, ठीक है, ये विषय बहुत लंबा हो जाएगा अगर हम नहीं हो सकते। राजेश जी, समीर जी, अगर ये विषय बहुत लंबा हो जाएगा अगर हम वहां से शुरू करें जहां से चुनाव आयोग अस्तित्व में आया। लेकिन वर्तमान में जो एक सवाल है चुनाव आयोग को लेकर, अवश्य उस पर बहस होनी चाहिए, उस पर बात होनी चाहिए। विपक्ष उस पर प्रश्न भी उठा रहा है। ध्वज आर्य हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त राजस्थान से जुड़े हुए हैं। ध्वज, राजस्थान में बीजेपी ने जैसी जीत दर्ज की है उसके बाद चुनाव को लेकर बीजेपी पार्टी, संगठन, नेता, कार्यकर्ता, उनका मनोबल कैसा है, उनकी साइकोलॉजी क्या कह रही है? उनसे अगर आपने बात की हो, मतदाताओं से बात की हो, उनका क्या कहना है आगामी चुनाव को लेकर?
देखिए, लोकसभा चुनाव से पहले की तैयारियों को लेकर कल जो मीटिंग हुई थी कैबिनेट की बैठक, उसमें 2% जो वैट है पेट्रोल और डीजल पे भी छूट, यानी कि 2 रुपये तो केंद्र सरकार ने छूट दी थी, उसके बाद में राज्य सरकार ने भी 2% जो वैट है उसकी छूट दी थी। लोग मेरे साथ हैं, सबसे पहले इनसे जानते हैं, आप पेशे से एडवोकेट हैं, लोकसभा चुनाव नज़दीक है, किस तरीके से लगता है, क्या कुछ होने वाला है, कितना इंटरेस्टिंग होगा अब ये? देखिए, लोकसभा चुनाव नज़दीक है तो ये बात पता चलती है कि राजस्थान में नहीं, विगत पूरे देश भर में लॉ एंड ऑर्डर की जो मेंटेनेंस हुआ है भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में, आज लगता है कि राजस्थान के अलावा पूरे भारतवर्ष में आतंकवादी हमले नहीं होते। जहाँ पे त्रियाई मस्ती थी वो नहीं हो रही है। जहाँ धर्म से राज्य चलता है, धर्म से राष्ट्र चलता है, मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में, माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश धर्म के राग पे चल रहा है। राम मंदिर हो, यानी कि देश बिल्कुल सुरक्षित है, आपका क्या कहना है? बिल्कुल, मोदी जी के राज में देश ने तरक्की की ऊंचाइयों को छुआ है। जैसे 2014 में भारत था 11वीं लार्जेस्ट इकोनॉमी, आज 2023 में भारत है 6ठी लार्जेस्ट इकोनॉमी। 113 लाख करोड़ की जीडीपी थी 2013 में, जो आज है 270 लाख करोड़ की। और तो यानी कि जनता जागरूक है, इकोनॉमी और ग्रोथ की बात है, आपका क्या कहना है? देखिए, ये तो सभी के सामने है। 2014 से अगर हम देखें और 2024 तक आते आते हमारा देश हर डिपार्टमेंट में तरक्की पर है। आज पूरी दुनिया भारत का लोहा मानती है और मैं समझता हूँ, मैं ही नहीं, पूरे ठीक है ध्वज मैं आता हूं आपके पास, लेकिन सिद्धार्थ यादव जी हमारे साथ मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी से। सिद्धार्थ जी, चुनाव आयोग को लेकर जो बातें हो रही हैं, जो आरोप लगाए जा रहे हैं, नियुक्ति प्रक्रिया को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश की जा रही है, इसी में मैं एक बात और ऐड कर दूं, राहुल गांधी ईवीएम पर भी सवाल उठाते हुए नजर आ रहे हैं। आपकी पार्टी कैसे लेती है इन आरोपों को? देखिए, दुर्भाग्यपूर्ण है, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। कोई भी अगर सीरियस पॉलिटिकल पार्टी इस देश में है, उसकी जिम्मेदारी है कि हमारे देश का कोई भी कॉन्फिडेंस, किसी भी व्यक्ति का कॉन्फिडेंस देश के इंस्टीट्यूशन से कम नहीं होना चाहिए। पर कांग्रेस पार्टी ने एक पॉलिटिक्स ऑफ कन्वीनियंस कर दी है। जब हम जीत जाएंगे तो हम कुछ नहीं बोलेंगे। और इसी में एक पॉइंट ऐड कर दूं, सुप्रीम कोर्ट ने ईवीएम को लेकर दाखिल सभी याचिकाएं खारिज कर दी हैं। ये इस वक्त की एक ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। सिद्धार्थ, अब अपनी बात कंप्लीट करें। जी, निश्चित रूप से समीर जी, देखिए, अभी ये एक जो पॉलिटिक्स ऑफ कन्वीनियंस हो गई है कि हम जीत जाएंगे तो कुछ नहीं बोलेंगे, हमारी सरकार बन गई तो हम कुछ नहीं बोलेंगे, हार गए तो हम कहेंगे कि ईवीएम हैक था। भले ही 4 राज्यों के चुनाव एक साथ हुए हो, पर हमारे राज्य में नहीं था, तुम्हारे राज्य में था। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। कांग्रेस पार्टी को इससे ऊपर उठना चाहिए, मूल मुद्दों पर जाना चाहिए और जाकर के जनता के बीच में समर्थन कैसे वो ले सकते हैं उस पर बात करनी चाहिए। पर मैं 10 सेकंड में एक बात कहूंगा। अभी जो कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता बैठे थे, उन्होंने बोला था जो मैनिफेस्टो में लिखा था वो कितना पूरा किया, मुद्दा तो वो है, तो करिए ना बात उस पर, लाइए निकाल करके हमारा मैनिफेस्टो, हम बताएंगे आपको कि हमने कितना पूरा किया। हमने तो जो लिखा था वो तो किया सो किया, जो नहीं लिखा था वो भी पूरा करके बताया। हमने कहा जनधन अकाउंट अपने मैनिफेस्टो में लिखा था, आज इस देश में 50 करोड़ जनधन अकाउंट बनवाए। हमने ठीक है, देखिए, ये डेटा तो आप लोग खुद दे रहे हो और प्रधानमंत्री ने तो हर बीजेपी सांसद नेता से कहा है कि जाके अपनी योजनाओं के बारे में बताइए। सुलेमान मोहम्मद, लेकिन जो मूल सवाल है, जो हमारे, आप मेरे को 1 सेकंड अवसर दीजिए, मैं 10 जल्दी से 10 सेकंड में पूरा जो भी बोला, कहना चाह रहा हूं कि जो भी बोला हमने नौकरी नौजवानों को आपने दी थी। सुलेमान, मैं आ रहा हूं आपके पास। देश में आप तो एसबीआई का हिसाब नहीं। सुलेमान जी, आ रहा हूं। रोजगार बढ़ा है और वो पीएफ भर रहे हैं। अगर आप इसको झुकलाना चाहते हैं, चलिए ठीक है, आप झुकलाइए।